हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। आज हम बात करेंगे स्पेसिएशंस यानी जाति उद्भवन। जाति का उद्भव किस तरीके से होता है। तो हम देखते हैं कि जो जाति या स्पीशीज होती है वास्तव में जो टैक्सोनॉमी तथा इवोल्यूशन की एक ये मूलभूत जो फंडामेंटल यूनिट है वो है। अनेकों साइंटिस्टों ने इसे अलग अलग तरीके से परिभाषित किया। सबसे पहले जो लीनियस नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने बताया कि कोई भी प्रजाति के लक्षण स्थिर होते हैं। तो निम्नलिखित अवधारणा के अनुरूप जाति को समझाने का प्रयास किया। जो अपन उनकी बात करेंगे उनमें पहला है मार्फोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट, यानी जाति का शरीर रचना शास्त्रवाद। तो जो भी टैक्सोनॉमिस्ट हैं उनके अनुरूप शरीर का स्ट्रक्चर या मार्फोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर होती है उसके अनुसार स्पेशल जो एनिमल्सों में जो एक स्पेशल पॉपुलेशन को जाति कहते हैं, यानी कि वो एक स्पेशल जो विशिष्ट जंतुओं की विशिष्ट पॉपुलेशन होती है। तो लीनियस एवं 18वीं और 19वीं शताब्दी के जो प्रमुख जो साइंटिस्टों ने मार्फोलॉजिकल स्पीशीज की अवधारणा को बताया और उन्होंने बताया कि वर्ग जो टैक्सोनॉमी है वो जाति ऐसे सदस्यों का समूह है जो आपस में बाह्य स्ट्रक्चर बॉडी का वो रचना में समानता रखते हैं, साथ ही समीप की अन्य जो पॉपुलेशनों से विशिष्ट लक्षणों में भिन्नता रखते हैं। यानी वो स्ट्रक्चर में एक जैसे होते हैं और वो अदर जो भारी जो स्पीशीज होती है जो पॉपुलेशन होती है उससे विशेष लक्षणों की में भिन्नता रखते हैं। तो हम इस तथ्य में हमेशा ये कोई सत्य नहीं है, मतलब उन्होंने अपने हिसाब से उतने टाइम पहले ये परिभाषा या उनको समझाने की कोशिश की थी। कई बार एक ही स्पीशीज के सदस्यों में अनेक अनेक आकार के अंतर देखने को मिलती हैं। जैसे हम देखते हैं कि जो हमिंग बर्ड होती है या वुड वार्बलर्स की जो फीमेल अपनी ही जो स्पीशीज के जो मेल होते हैं उनसे काफ़ी डिफरेंट होती हैं, परंतु अन्य संबंधित जो स्पीशीज होती हैं उनकी मादाओं से वो समानता रखती हैं। यानी अपने ही जाति के जो मेल होते हैं उनसे डिफ़र होती हैं और दूसरी जाति की फीमेल से वो काफ़ी नज़दीकी होते हैं। तो ये कुछ अपवाद भी हैं, पर ये जो मान्यता थी ये 18वीं और 19वीं शताब्दी की शुरुआत में थी। हो सकता है कि जब उन्होंने टैक्सोनॉमी का शुरुआत हुआ था और उन चीज़ों को वो समझाने में अपनी का उस समय के अनुरूप वो बहुत सटीक थे। तो जेनेटिक स्पीशीज कॉन्सेप्ट है कि इसमें जो लॉर्सी साइंटिस्ट हैं उन्होंने 1918 में जाति को उसके आनुवंशिक के आधार पर उन्होंने उसको परिभाषित किया और उनके अनुरूप उन्होंने बताया कि जाति ऐसे मेंबर्स का ग्रुप है जो जेनेटिक रूप से समानता रखते हैं। तो उन्होंने बताया ए स्पीशीज इज ए ग्रुप ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स। यह जो फिनोमिनन था वो बिल्कुल सही नहीं लगा, क्योंकि इसमें जो ट्विंस होते हैं उनके अतिरिक्त कोई भी दो मेंबर जेनेटिक रूप से समानता नहीं रखते हैं। फिर जो नया कॉन्सेप्ट आया वो आया बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट। उसमें बताया कि इवोल्यूशन के क्षेत्र में प्रमुख जो वैज्ञानिक थे वो थे डॉबजेंस्की और मायर। तो इन्होंने जो अपनी जो स्पीशीज़ थी उसका बायोलॉजिकल जो अपना साइंटिफिक मेथड है उसको उन्होंने समझाया। उन्होंने कहा कि जाति ऐसे मेंडेलियन पॉपुलेशन के मेंबर का ग्रुप है जो समान कॉमन जीन पूल के भीतर करते हैं। मायर ने वास्तव में जाति का जो कंप्लीट विवेचना की, उनके अनुरूप जाति वास्तव में आपस में प्रजनन करने वाली प्राकृतिक पॉपुलेशन का ग्रुप है जो अदर ग्रुप से रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन रखता है। तो विकास की या इवोल्यूशन के परिणाम स्वरूप नई स्पीशीज या नए जीवों का निर्माण होता है जो अपने पूर्वजों से अधिक एडेप्टिव होती है या एडेप्शन रखने की कैपेसिटी रखता है। तो पॉपुलेशन डाइवर्जेंस का स्टडी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसका विकास में बहुत ज़्यादा योगदान है।
इवोल्यूशनिस्ट या स्पेसिएशंस या जो विकास को समझते हैं उनका वो इसको एक दूसरे का पर्याय मानते थे, परंतु जब जो जीव विज्ञान यह मानता है कि विकास एक सरल प्रोसेस नहीं है और जैसे जिसमें सिर्फ इन जातियों की उत्पत्ति होती हो, वे कारक जो रेस या स्पीशीज के निर्माण के लिए उत्तरदायी होते हैं और उनके द्वारा ही जाति में धीरे धीरे भिन्नताएं आती हैं। तो इवोल्यूशन जो जाति स्तर के ऊपर भी कोई जटिल प्रोसेस का परिणाम है और बहुत सारे कारक इनको प्रभावित करते हैं और इनको उन जो डेवलपमेंट या इवोल्यूशन के आधार पर इनको दो प्रकार से अपन बांट सकते हैं कि एक तो होता है डाइवर्जेंट इवोल्यूशंस, एक होता है सीक्वेंशियल इवोल्यूशंस। तो जो अपना पहला जो विकास है वो है एंसेस्ट्रल स्टॉक से दो अलग अलग दिशाओं में होता है, जबकि जो सीक्वेंशियल जो इवोल्यूशन है वो एक ही डायरेक्शन में होता है। समय के अनुसार इनमें जो जीन स्ट्रक्चर में चेंजेस होते रहते हैं और इनका जो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है उसका जो जाति उद्भवन या स्पेसिएशन में बहुत ज़्यादा योगदान होता है। तो इसमें हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जेनेटिक बेसिस ऑफ इवोल्यूशन जो होता है उसमें जाति समुदाय किस प्रकार से उत्पन्न होते हैं उसमें अपन ने बताया था। तो हम नॉर्मली देखते हैं कि जो इंटरब्रीडिंग जो एनिमल्स पॉपुलेशन के गुट को जाति की संज्ञा दी जाती है जो आपस में इंटरब्रीड कर सके। अतः जाति को किसी जीन पूल के जो साझेदार समुदायों का एक समूह भी कहा जा सकता है कि उनका जीन पूल एक जैसा होता है। और इसमें जो जाति बनने के लिए जो कारक होते हैं उनमें से जो मेनली अपन पढ़ते हैं पहला है जिसमें अपन म्यूटेशन, और म्यूटेशन में क्या होता है कि किसी भी पॉपुलेशन को दो सदस्य एक समान नहीं होते हैं, हमेशा उनमें मार्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल या जेनेटिकली डिफरेंस देखा जाता है। ये सभी जो डिफरेंस होते हैं वो वास्तव में जो उनके जेनेटिक की जो या जीन्स की जो केमिकल कंपोजिशन के डिफरेंस के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं और इन्हें म्यूटेशन कहते हैं। हैप्लॉइड जीव में तो उत्परिवर्तन के प्रभाव बहुत तेज़ी से दिखाई देते हैं और जो डिप्लॉइड जीवों में केवल मात्र प्रभावी जीन की ही एक्सप्रेशन होता है, यानी डोमिनेंट जीन ही एक्सप्रेस हो पाता है। हम देखते हैं कि जो रेसेसिव जीन होता है वो पॉपुलेशन में ट्रांसमिट होता रहता है और म्यूटेशन के कारण जो नए एलील्स की जो स्थापना होती है वो पॉपुलेशन की जीन फ्रिक्वेंसी में चेंजेस ला देती है। अब होता है रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन में यह है कि समष्टि में पाए जाने वाले पूर्ववर्ती जीनों में नवीन गठबंधन के निर्माण या पुनर्योजन प्रक्रिया के ही कारण संपन्न होता है। इसके अलावा जीनों का स्वतंत्र जो असॉर्टमेंट होता है, यानी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन, और इंटरब्रीडिंग एंड द क्रॉसिंग ओवर, और एक होता है रैंडम यूनियन ऑफ गैमेट्स या आदि। ये जो प्रोसेस हैं, प्रक्रियाएं हैं, वो होती हैं जो जीनों के नए जो गठजोड़ का निर्माण करती हैं और अंत में प्राणी विशेष के लक्षण उस प्रारूप को प्रभावित करते हैं। अब आता है रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट। और तो इसमें यह है कि जो छोटी पॉपुलेशन होती है उनकी जो जीन फ्रिक्वेंसी में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन संपन्न होता है। कभी ये नॉर्मल से अधिक ऊपर तो कभी बहुत ही निचले स्तर पर आ जाते हैं। ये सभी ऐसे परिवर्तन हैं जिनके अस्तित्व में आने से कोई दिशा नहीं होती है, यानी कि ये रैंडम होते हैं और ये कुछ भी हो सकता है। इस प्रकार के चेंजेज को सिविल राइट ने रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट की नाम दिया है इनको, और इन्होंने बताया कि इस प्रकार के परिवर्तन या चेंजेज सभी प्रकार की पॉपुलेशन में संपन्न होते हैं।
परंतु बड़ी पॉपुलेशन वाले ग्रुप में इनकी जो एक्सप्रेशन होता है वो इतना तीव्र, यानी कि इनका जो एक्सप्रेशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम समय में या इतना क्षीण होती है कि उसको देख पाना मुश्किल होता है, यानी बहुत कम समय का टाइम लेता है। और एक जो फाउंडर ने अपना इफेक्ट दिखाया और उन्होंने बताया कि जब किसी नया डीम का फॉर्मेशन शुरू होता है तब सबसे पहले यहाँ कुछ ही मेंबर प्रवेश करते हैं। स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि जो भी इस प्रोसेस में जो जनरेशन उत्पन्न होगी वो पेरेंट की अपेक्षा अपने जो पेरेंट्स से अधिक मेल खाएगी और इसी को फाउंडर इफेक्ट्स कहते हैं। यानी कोई भी पॉपुलेशन अपने पेरेंट्स से ज़्यादा मैच होगी और उसी के अनुरूप वो दिखाई देगी। तो इस प्रकार से यह जो प्रोसेस है वो होता है और इसकी जो मैकेनिज्म होती है और वो मैकेनिज्म में किस तरीके से नई स्पीशीज बनती है उसको हम अगले उसमें